ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से। मिले जो कामयाबी सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं। खूबी पर रहते हैं यहाँ अहले जवां खामोश। बात अगर ऐबों की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलो भाई, पेन पेपर उठा लो। आज हम कर रहे हैं ब्रिटिश भारत की जो प्रमुख समितियां थी 1947 से पहले भारत में जितने भी यहाँ पर आयोग बनाए गए, जो भी यहाँ पर कमीशन बनाए गए, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हिस्ट्री का हम यहाँ पर एक सीरीज़ यहाँ पर चल रही है। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखें। मैं उन टॉपिक्स को अभी करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपीएससी, पीसीएस और जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इन्हें ज़रूर देखिए, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले है हंटर आयोग। ठीक है, अब देखो, जो हंटर आयोग था वो आपका 1882 में इसका गठन किया गया था। ठीक, और इसका जो गठन था वो किया गया था शिक्षा के विकास के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, देखिए इसके जो अध्यक्ष थे वो थे विलियम हंटर। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हंटर आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो ये आपको याद रखना है। उस समय जो इसके अध्यक्ष थे वो विलियम हंटर थे, और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और दूसरा इसका, ये जो हंटर आयोग था, दूसरा इसका क्या काम था, 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 13 अप्रैल 1919। उस दिन जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच करने के लिए भी हंटर आयोग को नियुक्त किया गया था। ठीक, और उस समय भी जो अध्यक्ष थे वो विलियम हंटर थे, और इस जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है हर्सेल समिति। ये आपकी 1893 में इसका गठन किया गया था, और ये जो समिति थी ये टकसाल संबंधी सुझाव देने के लिए इसको यहाँ पर गठित किया गया था, टू गिव मिंट रिलेटेड सजेशंस। अब इसके जो अध्यक्ष थे वो थे हर्सेल, और जो गवर्नर जनरल या वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड लैंसडाउन थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अध्यक्ष कौन थे और उस समय जो गवर्नर जनरल या वायसराय थे वो कौन थे। तो हर्सेल समिति, इसकी स्थापना 1893 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, हर्सेल, और उस समय जो यहाँ पर गवर्नर जनरल या वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड लैंसडाउन थे। चलिए आगे देखते हैं। फिर है आपका सिंचाई आयोग, इरिगेशन कमीशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1901 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी सिंचाई में सुधार के लिए वित्तीय सुझाव देने हेतु, टू गिव फाइनेंशियल सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग इरिगेशन। देखिए इसके जो अध्यक्ष थे वो वॉल्विन स्कॉट थे, और उस समय जो गवर्नर जनरल या वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। देखो, अगर आपको चीज़ें पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों से इनको ज़रूर शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाली वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है। ठीक है, बाकी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, तो आप इन्हें ज़रूर देखिए, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है विश्वविद्यालय आयोग, यूनिवर्सिटी कमीशन। इसकी स्थापना हुई थी 1902 में। ठीक है, और जो ये आयोग बनाया गया ये आपके भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिए इसको बनाया गया था, टू डिस्कस द सिचुएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। और इसके जो अध्यक्ष थे थॉमस रैले थे, और जो गवर्नर जनरल या वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए मैंने ये टॉपिक यहाँ पर लिया हुआ है, तो आप इन्हें अच्छे से ज़रूर करें। फिर है सैडलर आयोग। इसकी जो स्थापना हुई थी 1917 में हुई थी। ठीक है, ये आपके कोलकाता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच करने के लिए इसको यहाँ पर गठित किया गया था, टू इन्वेस्टिगेट द डिफेक्ट इन कोलकाता यूनिवर्सिटी।
अब इसके जो अध्यक्ष थे वो थे माइकल सैडलर, और उस समय जो गवर्नर जनरल या वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। देखो भाई, यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सारा अंधकार हर लेता है। तो आपको चीज़ों को देखना है, समझना है और अपनी मेहनत करनी है। बिना मेहनत के आप किसी को भी कोई सक्सेस नहीं हो सकता है बिना मेहनत के। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। और अगर अभी आप मेहनत नहीं करोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। तो बेटर है कि अभी आप थोड़ा सा, जितना आप एफर्ट लगा रहे हैं उससे थोड़ा और एफर्ट लगाइए और सिलेक्शन लीजिए। चलिए आगे का देखते हैं। फिर है ली आयोग, ठीक है। ये इसका गठन हुआ था 1924 में। जो ली आयोग था ये आपके लोक सेवा आयोग के गठन के लिए विचार करने हेतु इसको यहाँ पर नियुक्त किया गया था, टू कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड ली थे, और उस समय जो गवर्नर जनरल या वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो लोक सेवा आयोग था उसको गठन कब किया गया था? 1926 में। 24 में ये आयोग यहाँ पर गठित किया गया था इसकी स्थापना के लिए, विचार करने के लिए, और 1926 में इसको जो लोक सेवा आयोग है इसका गठन किया गया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। बटलर समिति, इसका गठन हुआ था 1927 में। ये समिति आपके देशी राज्यों व ब्रिटिश सरकार के संबंधों पर विचार करने के लिए गठित की गई थी, टू कंसिडर द रिलेशंस बिटवीन द नेटिव स्टेट्स एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। जो यहाँ पर आपके देशी राज्य थे और जो ब्रिटिश सरकार थी, उन दोनों के जो आपसी संबंध थे उन पर विचार करने के लिए इसको गठित किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो हरकोट बटलर थे, और उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। साइमन कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी स्थापना 1927 में हुई थी। अब देखिए, जो साइमन कमीशन है इसकी स्थापना की गई थी जो 1919 का अधिनियम था उसकी समीक्षा करने के लिए, टू रिव्यू द एक्ट ऑफ 1919। इसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन, और वॉइसराय थे उस समय लॉर्ड इरविन, ठीक है। अब थोड़ा इसको और डिटेल में यहाँ पर समझते हैं कि साइमन कमीशन क्यों गठित किया गया था, और जो ये 1919 का अधिनियम था ये क्या था। तो देखो भाई, जो 1919 का अधिनियम है इसको भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसको क्या कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम 1919। देखो, जो भारत के मंत्री थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है, और इसी के तहत भारत शासन अधिनियम 1919 में पारित हुआ, जो 1921 से लागू हुआ था। और इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो 1919 का अधिनियम है इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्या हुआ? 1918 में जो भारत के राज्य सचिव थे एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू, और उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उन्होंने संवैधानिक सुधारों की अपनी एक योजना तैयार की जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी उद्देश्य से वर्ष 1919 में भारत शासन अधिनियम को पारित किया गया था, और ये 1921 से लागू हुआ था। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक। इस अधिनियम का उद्देश्य शासन में भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व है उसको सुनिश्चित करना था। इसी अधिनियम के साथ केंद्र और प्रांतीय स्तरों पर शासन में सुधारों की शुरुआत हुई थी। तो ये था आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। तो इसकी समीक्षा करने के लिए ही साइमन कमीशन को यहाँ पर नियुक्त किया गया था 1927 में। इसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन, और उस समय जो गवर्नर जनरल या वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। अब देखो, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 1919 का अधिनियम था,
ठीक है। इसके माध्यम से गृह सरकार से संबंधित जो संपूर्ण व्यय है उसको ब्रिटिश राजकोष पर भारित कर दिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप भारत सचिव के जो कार्य थे उन पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण और अधिक प्रभावी हो गया था। तो ये चीज़ें थी 1919 के भारत शासन अधिनियम की। तो इन्हीं की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन को यहाँ पर नियुक्त किया गया था। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर आपका व्हिटली आयोग, ये आपके 1928-29 में इसको नियुक्त किया गया था। देखिए जो व्हिटली आयोग था ये भारत में औद्योगिक उपक्रमों में श्रमिकों की जो स्थिति थी उस पर विचार करने के लिए इसको नियुक्त किया गया था। टू कंसिडर द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स इन इंडिया। ठीक है, तो इसके लिए व्हिटली आयोग का गठन किया गया था 1928-29 में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे J.H. व्हिटली, और उस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड इरविन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सप्रू समिति काफी इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा जा चुका है ये। सप्रू समिति का गठन कब किया गया था? तो ये आपका 1934 में किया गया था। देखिए उस समय जो भारत में बेरोजगारी की समस्या थी उस पर विचार करने के लिए सप्रू समिति का यहां पर गठन किया गया। ठीक है, टू कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे तेज बहादुर सप्रू, और उस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन। तो ये चीज आपको याद रखनी है। सप्रू समिति की स्थापना हुई थी 1934 में भारत की जो बेरोजगारी की समस्या है उस पर विचार करने के लिए, और उस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है भारतीय परिसीमन समिति, इंडियन डेलिमिटेशन कमेटी 1935। ठीक है, 1935 में भारतीय परिसीमन समिति की यहाँ पर नियुक्ति की गई थी। अब देखिए ये जो समिति है ये किस लिए बनाई गई थी? निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था पर विचार करने तथा श्रमिक प्रतिनिधियों को संघीय सभा में लाने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था करने हेतु इस समिति का यहाँ पर गठन किया गया था। ठीक है, उस समय जो इसके अध्यक्ष थे वो थे लॉरी हेमंड। भारतीय परिसीमन समिति 1935 की जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? लॉरी हेमंड थे, और उस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी, ये आपकी 1938 में इसका गठन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखें। ठीक है, देखिए जो राष्ट्रीय योजना समिति थी उसको बनाने का जो उद्देश्य था मूलभूत आर्थिक समस्याओं की जांच करने और लोगों के उत्थान के लिए समन्वयी योजना तैयार करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। टू एग्जामिन द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड टू प्रिपेयर अ कोऑर्डिनेट प्लान फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। देखिए अब जो राष्ट्रीय योजना समिति है इसके बारे में थोड़ा सा हम और डिटेल में इसको जानते हैं। देखिए भारत में इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय सेना के सर्वोच्च नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक, इसकी जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? 1938 में। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे और भारतीय राष्ट्रीय सेना के सर्वोच्च नेता थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका प्रमुख बनाया गया। इसके बाद 15 सदस्यों वाली राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया, और एक ज्ञापन में समिति ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता उन सभी कदमों को उठाने के लिए एक अनिवार्य प्राथमिक शर्त है जो योजना को उसके सभी विभिन्न पहलुओं में पूरा करने के लिए आवश्यक पाए जा सकते हैं। तो ये था हमारा राष्ट्रीय योजना समिति। तो इस वजह से राष्ट्रीय योजना समिति की यहाँ पर स्थापना हुई थी 1938 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, देखिए ये जो समिति है भारत के लोगों की
ओर से जो मूलभूत आर्थिक समस्या हैं उनका जांच करने के लिए और लोगों के उत्थान के लिए योजना तैयार करने के लिए इसको बनाया गया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है ये राष्ट्रीय योजना समिति के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। क्रिप्स मिशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। क्रिप्स मिशन कब आया था? ये 1942 में आया था। देखिए इसका जो उद्देश्य था भारत में व्याप्त राजनीतिक गतिरोध को दूर करना तथा द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना। तो इन उद्देश्यों की वजह से क्रिप्स मिशन को यहाँ पर भेजा गया था 1942 में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो ये 1942 में आया था। इसके अध्यक्ष थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथ। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम यहाँ पर डिटेल में जानते हैं। देखिए जो क्रिप्स मिशन था वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में भारत भेजा था। ठीक, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, जिसका उद्देश्य भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था। हालांकि इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसमें भारतीयों को सहयोग प्रदान करने हेतु उन्हें फुसलाना था। ठीक, सर क्रिप्स ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे तथा उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रियता से समर्थन किया था। तो कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को क्रिप्स मिशन के संदर्भ में परीक्षण और विचार विमर्श करने के लिए अधिकृत किया गया था। तो ये चीज़ थी क्रिप्स मिशन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथ को। चलिए आगे देखते हैं। अब है कैबिनेट मिशन। देखो जो कैबिनेट मिशन था ये भारत आया था 1946 में। ठीक है, भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए विचार करने के लिए इसको गठित किया गया था। टू कंसिडर ट्रांसफरिंग पावर टू इंडियंस। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पैथिक लॉरेंस और उस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड वेवेल। देखिए 1946 में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे कौन थे? एटली थे। ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में पहले। ठीक है, तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के वो कौन थे? एटली थे। तो इन्होंने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की थी और इसमें जो 3 सदस्य थे वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये भारत के सचिव थे, और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और जो तीसरे सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये उस समय नौसेना मंत्री थे। तो ये 3 लोगों का यहाँ पर इन्होंने मिशन यहाँ पर भेजा था। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों और संभावनाओं को तलाशना था। अब ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्या क्या नाम है? एक तो आपको पैथिक लॉरेंस, ये इसके अध्यक्ष थे। दूसरे थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स, और जो तीसरे सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर। ये 3 नाम आपको याद रखने। ठीक है, अब देखिए जो कैबिनेट मिशन था ये दिल्ली कब आया? 24 मार्च 1946 में। 24 मार्च, ये डेट आपको याद रखनी है, एग्जाम में पहले पूछी जा चुकी है। 24 मार्च 1946 को जो कैबिनेट मिशन है वो कहाँ पहुंचा? दिल्ली पहुंचा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और इन्होंने 16 मई 1946 कैबिनेट मिशन का जो उद्देश्य था उसमें क्या क्या कहा इन्होंने कि एक तो संविधान सभा का यहाँ पर गठन होगा। ठीक है, दूसरा भारत का विभाजन, और तीसरा इन्होंने कहा था संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। और चौथी चीज इन्होंने कही थी संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। कहने का मतलब है कि 10 लाख
लोगों के लिए एक सदस्य यहाँ पर चुना जाएगा। और पांचवी चीज़ थी, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। ठीक है, 389 सदस्य यहाँ पर संविधान सभा में होंगे, ये कहा था कैबिनेट मिशन ने। और इनमें से 296 क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। 389 में से 296 तो निर्वाचित होंगे और जो 93 सदस्य होंगे वो मनोनीत होंगे। ठीक है, 93 क्या होंगे, मनोनीत होंगे, जिसमें 14 सदस्य राजस्थान से सम्मिलित थे। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, जिसमें 14 सदस्य कहाँ से थे, राजस्थान से। तो ये था आपका कैबिनेट मिशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आयोग थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये ब्रिटिश भारत के जो कमीशन थे वो हमने आज डिस्कस किए यहाँ पे। अब इसके बाद जो यहाँ पर हम चीज़ें लेकर आएंगे वो होगा 1946 के बाद के। इसके बाद भी जो यहाँ पर कमीशन बने हैं उन्होंने क्या क्या कार्य किए, कौन उनके अध्यक्ष थे, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि इतनी चीज़ आपको समझ आ गई होंगी। अगर चीज़ें सही लगी, पसंद आई तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी हमारा 1000 यहाँ पर सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, उसे पूरा करने में ज़रूर हेल्प करें आप लोग। इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहें, आगे भी मेहनत करें और हम यहाँ पर नई नई चीज़ें यहाँ पर लेकर आएंगे और एग्ज़ाम के लिए जो आपके बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए भाई, आज के लिए बस इतना ही था, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।